प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परासरण दाब के आगे बढ़ते हैं और किन्हीं दो विलयनों के परासरण दाब के सापेक्ष विलयनों के प्रकार का उल्लेख करेंगे। अब एक तो जैसे अपन पादप कोशिका के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो एक तो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका रस है, कोशिका रस मतलब उसकी रिक्तिका के अंदर जो द्रव होता है उसको कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं, अथवा कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। कि कोशिका द्रव्य की का परासरण दाब और एक दूसरे के सापेक्ष किसी दूसरे विलयन का परासरण दाब कितना है, उसके आधार पर तीन प्रकार के विलयन होंगे। विलयनों के प्रकार है ना, किसी जैसे लिखा हुआ इसमें देखो, किसी पादप कोशिका के कोशिका रस रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य के परासरण दाब के सापेक्ष विलयन के परासरण दाब के आधार पर विलयन निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाम से ही पता है, समपरासरी ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कोशिका के कोशिका रस के परासरण दाब के समान होता है, बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं समपरासरी विलयन। देखो इधर लिखा भी है, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, समपरासरी विलयन का बराबर है किसके, कोशिका रस के परासरण दाब के बराबर है। ठीक है, ऐसे विलयन में जब पादप कोशिका को रखेंगे तो चूंकि दोनों तरफ परासरण दाब बराबर है, तो जल का सामान्यतः किसी प्रकार का ना तो अंतः परासरण होगा ना ही बहिपरासरण होगा। ठीक है, कल जैसे हमने कहा था कि जल सदैव निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की तरफ जाता है और समपरासरी में परासरण दाब बराबर है। दूसरा है अल्प परासरी या अधोपरासरी विलयन, अंग्रेजी में इसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब नाम से ही पता है हिंदी में अल्प परासरी या अधोपरासरी, इसका मतलब ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से कम होता है, कोशिका रस के परासरण दाब से कम होता है, उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जब पादप कोशिका को रखेंगे, इधर लिखा हुआ भी देखो, ओपी अल्प परासरी विलयन, ये लेस देन का चिन्ह हो गया कोशिका रस का परासरण दाब। ऐसे विलयन में किसी पादप कोशिका को रखेंगे तो जल का अंतः परासरण होगा, क्योंकि कोशिका के परासरण दाब की तुलना में बाहर के विलयन का परासरण दाब निम्न है, कोशिका का उच्च हो गया। इसका मतलब ये हाइपोटोनिक का कम है तो कम से अधिक की ओर जाएगा, जल का अंतः परासरण होगा। अंतः परासरण होगा तो रिक्तिका में जल की मात्रा बढ़ेगी और कोशिका झिल्ली फैलकर कोशिका भित्ति से चिपक जाएगी। ऐसी स्थिति जिसमें पादप कोशिका में भरपूर जल रहता है, जिससे कोशिका झिल्ली सदैव कोशिका भित्ति से चिपकी रहती है, उस स्थिति के लिए कहते हैं कि पादप कोशिका स्फीत है, स्फीत, टर्गिड है, स्फीत। ठीक है, आधा सा है। अब तीसरा इसका और आगे अति परासरी विलयन, अति परासरी या अधिपरासरी, अंग्रेजी में कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से अधिक है। तो ये देखो, कोशिका रस का परासरण दाब की तुलना में अधिक है, ये इस तरफ मुंह है, इसका मतलब बाहरी विलयन को हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब चूंकि इसका परासरण दाब, बाहरी विलयन का परासरण दाब या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का परासरण दाब उच्च होता है, तो जल सदैव निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर गति करता है, इसलिए कोशिका के अंदर का जल कोशिका के बाहर आ जाएगा, जिससे कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी। कोशिका झिल्ली जब कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं कि पादप कोशिका स्लथ है, स्लथ अवस्था, फ्लेसिड। ठीक है, ढीली अवस्था, मुरझाई हुई अवस्था, लटकी हुई अवस्था, ऐसे कह सकते हैं, ये स्लथ अवस्था है। तो बहुत अधिक देर तक यदि अति परासरी विलयन में रख दें तब क्या होगा, तो उस पर भी हम लोग कुछ चित्रों के द्वारा आपको देखते हैं, दिखाते हैं। देखो, इस चित्र से देखते हैं पहले कि यहाँ तो ये तीनों चित्र जंतु कोशिका के हैं और नीचे वाले तीनों चित्र पादप कोशिका के।
पहले इस चित्र में दिख रहा है कि जंतु कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताने के लिए इसने देखो जल की कई सारी बूंदें दिखाई है, 3, 4, 5, 7 एक बूंदें दिखाई है। ठीक है, यानी मेन बात ये होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ जिसका परासरण दाब कम है। परासरण दाब कम है इसका मतलब विलेय कम है। तो जल कहाँ अंदर प्रवेश कर रहा है, इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, जल अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और इससे पादप कोशिका क्या हो गई, टर्गिड हो गई। फिर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों तरफ परासरण दाब बराबर है, तो जितना जल अंदर जाएगा उतना ही जल बाहर जाएगा। यह एक तरीके कह सकते हैं साम्य अवस्था की स्थिति है। साम्य अवस्था की स्थिति है इसका मतलब ना तो अंतः परासरण मान सकते हैं ना बाह्य परासरण मान सकते हैं। और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अति परासरी विलयन जिसका परासरण दाब उच्च था। उच्च परासरण दाब होने के कारण से जल अंदर से जल बाहर चला गया। अंदर से जल बाहर चला गया तो ये देखो जंतु कोशिका सिकुड़ गई है ना। पादप कोशिका में क्या हुआ ये देखो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति है। तो जो अंदर जो जल था वो धीरे धीरे कम होता गया, तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। उस क्रिया को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। एक और चित्र से आपको इसी चीज़ को पुनः दिखाते हैं। ये भी वही बात है। ठीक है, दिख रहा है आपको चित्र से, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका। पहले वाले में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए पानी अंदर जाएगा, दूसरे में आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो साम्य अवस्था की स्थिति रहेगी, ना अंतः परासरण ना बहिः परासरण। और तीसरे वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें जल बाहर निकल रहा है, तो जंतु कोशिका देखो सिकुड़ गई। पादप कोशिका जीव द्रव्य कुंचित होगी, उसका अंदर का कोशिका द्रव्य संकुचित होकर एकत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला अपना टॉपिक यही है, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन जीव द्रव्य विकुंचन को आपको दिखाते हैं। देखो यह है चित्र स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, तो बाइजूस से हमने लिया है। हाँ, तो स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस मतलब जीव द्रव्य कुंचन की विभिन्न प्रावस्थाएं। ये सामान्य कोशिका पहली। ठीक है, अब जब इस सामान्य कोशिका को किसी अति परासरी विलयन में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो देखो ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो गई। ये फ्लैसिड अवस्था है, स्लथ अवस्था। और ज़्यादा देर तक रखा तो ये देखो जीव द्रव्य और संकुचित हो रहा है। बहुत देर तक रखा तो बिल्कुल सिकुड़ कर जीव द्रव्य एक जगह एकत्र हो गया। कोशिका भित्ति यथावत रहती है, भित्ति तो है ही, दीवार है, दीवार का संकुचन नहीं होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति यथावत रही। अब ये जो रिक्त स्थान है भित्ति और ये संकुचित जीव द्रव्य, इसके बीच का जो खाली जगह है, यहाँ पे वो अति परासरी विलयन भर जाता है। ये बाहर वाली जगह पर, इस बाहरी जगह पर, रिक्त स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है। और पानी कहाँ से निकला, मेन निकला इस रिक्तिका से। ये रिक्तिका भरी हुई थी, इससे पानी गया तो रिक्तिका छोटी हो गई। देखो दूसरे चित्र में रिक्तिका छोटी है, तीसरे में और छोटी है, और चौथे में रिक्तिका लगभग गायब हो गई है, अनुपस्थित हो गई है ना। तो रिक्तिका के अंदर का द्रव जो है वो बाहर निकलता है। ये आपका जीव द्रव्य कुंचन। अब इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्थिति कब आई, जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक में अति परासरी, जिसका परासरण दाब उच्च था। जल निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर जाता है, इसलिए बाहर चला गया पानी। और इस क्रिया को बोल दिया जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, अल्प परासरी विलयन में, तो पुनः जीव द्रव्य फैल फैल कर वापस सामान्य रूप में आ जाएगा। रिक्तिका में पुनः जो है जल प्रवेश कर जाएगा, और कोशिका झिल्ली पुनः कोशिका भित्ति से संलग्न होकर पादप कोशिका को स्फीत अवस्था में ले आएगी।
ठीक है, तो ये जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन की अवधारणा आपको समझा दी मैंने। इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए अपने राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, तो वो पाठ्य पुस्तक से आपको दिखाते हैं। ये देखो, इसमें एक आएगा प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। इसमें देखो एक नाम दिया है रोइयो डिस्कलर। रोइयो डिस्कलर नाम का पादप है, उसके निचली अधिचर्म की सहायता से ये देखा जा सकता है। निचली अधिचर्म की जो कोशिकाएं हैं वो वायलट कलर की होती है, बैंगनी रंग की उसकी अधिचर्मी कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब इसकी सहायता से ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसको कोई विशेष अपना है नहीं, आपको मैं सूक्ष्मदर्शीय रूप दिखा देता हूँ। जीवद्रव्य कुंचित रोइयो डिस्कलर की निचली अधिचर्म की कोशिकाएं ये ऐसे दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी से। ये जो पिंक कलर का अपने दिख रहा है, अंतर करने के लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ मैं। ये वाला भाग, ये जीवद्रव्य संकुचित हो गया है, ये रिक्त स्थान हो गया बाहर वाला, ये रिक्त स्थान है। यहाँ अतिपराश्री विलयन बढ़ जाता है, ये जीवद्रव्य सिकुड़ गया है, ये जीवद्रव्य कुंचन। ठीक है, और वापस पूर्व स्थिति कब आएगी? जब इसको अल्प पराश्री विलयन में स्थानांतरित कर देंगे। तो ये अपने परासरण जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन की बात हुई। अब एक डीपीडी की अवधारणा आएगी, उससे पहले एक दो दाब पर हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के दाब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपके नोट्स में दिखा रहा हूँ, ये देखो, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल परासरण दाब, और कल ये भी चर्चा कर चुके हैं परासरण दाब समानुपाती होता है विलेय के अणुओं की संख्या के। अब दो दाब हो रहे हैं, देखो, एक है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। पूर्ण स्फीत अवस्था में, पूर्ण स्फीत अवस्था मतलब जब पानी से लबालब भरी हुई है पादप कोशिका, तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से चिपकी हुई रहती है तनी हुई स्थिति में। तो कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर डाला गया दाब, ये मान लेते हैं कोशिका भित्ति है। ठीक है, और इसके अंदर होगा, ये थोड़ा बाहर बन गया मेरे से, इससे चिपकी हुई है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इस ग्रीन कलर को चलो फिर से दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं। ये कोशिका भित्ति बना देते हैं इस बार ग्रीन कलर में, और इसके अंदर कोशिका झिल्ली इससे चिपकी हुई है, बिल्कुल गैप बिल्कुल ही नहीं है। ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में बिल्कुल भी गैप नहीं। तो इस स्थिति में कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसको स्फीति दाब कहते हैं। और आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो न्यूटन के नियम, तो न्यूटन के नियम जो है कर क्रिया के बराबर, तीसरा नियम, समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब डाल रही है तो उसी समय कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली पर दाब डालेगी। इसको बोलेंगे, ये जो पिंक कलर से दिखाया ये है वाल प्रेशर WP, और जो झिल्ली द्वारा भित्ति पर डाला गया दाब है उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर TP, टर्गर प्रेशर। पूर्ण स्फीत अवस्था में कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब TP, स्फीति दाब, स्फीति अवस्था में डाला गया दाब। और उसी स्थिति में भित्ति द्वारा झिल्ली पर डाला गया दाब भित्ति दाब, वाल प्रेशर, दोनों का मान बराबर होता है, परंतु केवल दिशा इनकी अलग अलग होती है। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, NCERT बुक में इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि आजकल ये मान्य नहीं है, उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। यह है विसरण दाब न्यूनता। प्रारंभिक चर्चा करेंगे आजकल इस पर विस्तार से, हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल भी देखेंगे। विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता का अभिप्राय यह है कि कोई विलायक हो, शुद्ध विलायक, उसके अणुओं का विसरण दाब, और उसी ताप दाब पर, उसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में, समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में
विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं के विसरण दाब का जो अंतर है, ठीक है, एक तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब और दूसरा उन्हीं परिस्थितियों में कोई विलयन है और उस विलयन में उस विलायक के अणुओं के विसरण दाब का जो अंतर है, उसके लिए शब्द है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता। अब ये मानते हैं कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिकतम होता है, शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिकतम होता है, और जब विलयन बनाते हैं उस विलायक का, विलयन बनाते हैं तो उसमें विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का विसरण दाब सदैव विलायक के विसरण दाब से कम होता है। अब ये जितना कम है उसी को क्या बोल दिया, विसरण दाब न्यूनता। तो परिभाषाई रूप में देखो ये लिखा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास से है, समान ताप दाब की स्थिति में शुद्ध विलायक और उसके विलयन के विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है। समान ताप दाब, एक समान परिस्थितियों में विलयन का विसरण दाब, विलायक का विसरण दाब और उसके विलयन के विसरण दाब का अंतर को हम क्या बोलेंगे, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, ठीक है। तो दोनों के विसरण दाब का अंतर है, विलायक का विसरण दाब हमेशा ज़्यादा होगा, विलयन का कम होगा, तो विलयन का जितना कम है उसी को डीपीडी कह देते हैं। जल वैज्ञानिकों ने देखा, अब इस डीपीडी का अवधारणा का कारण क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा कि कई पादपों के संदर्भ में, विशेषकर पादप कोशिका में दो आसन कोशिकाएं, दो कोशिकाएं आपस में चिपकी हुई हैं और दोनों का परासरण दाब समान है, दोनों का परासरण दाब समान है, इसका मतलब आइसोटोनिक स्थिति हो गई, ठीक है। इसका परासरण दाब मान लो 2 वायुमंडल है, तो इसका भी परासरण दाब 2 वायुमंडल है, दोनों कोशिकाओं का। तो हमने देखा कि जल निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर जाता है। अब यहाँ पे दोनों का परासरण दाब बराबर है तो जल गति नहीं करनी चाहिए, परासरण दाब, फिर भी जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गति कर रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि जल की गति केवल परासरण दाब पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, अन्य कारक भी चाहिए। तो उसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस डीपीडी की अवधारणा को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जल सदैव निम्न डीपीडी वाले क्षेत्र से उच्च डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। जल निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। डीपीडी, इसका मतलब हुआ कि डीपीडी कम है और दूसरी कोशिका डीपीडी अधिक है, तो जल कम डीपीडी वाले से उच्च डीपीडी वाली की ओर गति करेगा, ठीक है। एक प्रकार से डीपीडी जो है जल को खींचने की शक्ति का परिचायक है, जल को खुद की तरफ अवशोषित करने की शक्ति का परिचायक है, ठीक है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक डीपीडी को एसपी भी बोलते हैं, एसपी, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी डीपीडी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही तेज़ी से पानी को खींचेगा। डीपीडी ज़्यादा होने का मतलब उसमें पानी कम है, पानी कम है इसलिए वो डीपीडी को अपनी तरफ खींचेगा, सक्शन करेगा। हिंदी में चूषण दाब कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने सक्शन प्रेशर या एसपी भी कहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। अब देखो 3-4 स्थितियों में हम लोग चर्चा करते हैं। अब 3 चीज़ होगी अपने पास में, डीपीडी, ओपी, टीपी। टीपी डब्ल्यूपी एक ही था। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, ओपी है परासरण दाब, टीपी है स्फीति दाब। स्फीति दाब और डब्ल्यूपी वाल प्रेशर एक समान था, ठीक है। अब तीनों में संबंध है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक है। अब अलग अलग स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति है पूर्ण स्फीत अवस्था। पूर्ण स्फीत अवस्था मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के चिपकी हुई है, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के चिपकी हुई है। ऐसी स्थिति में
ओपी और टीपी दोनों के मान बराबर होता है, ओपी बराबर टीपी होता है। इधर लिखा है ओपी बराबर टीपी, ये देखो ओपी बराबर टीपी हो गया तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो डीपीडी का मान हो गया 0, डीपीडी बराबर 0। ठीक है, तो पूर्ण स्फीत अवस्था में डीपीडी का मान हो गया 0। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, पूर्ण स्लथ अवस्था। स्लथ अवस्था मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के चिपकी भी नहीं है। जब झिल्ली ही भित्ति के चिपकी भी नहीं है तो टीपी का मान कितना हो गया 0। टीपी का मान 0 हो गया तो अपना सूत्र था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी, तो ओपी माइनस टीपी में माइनस टीपी तो 0 है, इसलिए डीपीडी बराबर हो गया ओपी के। ठीक है, डीपीडी हो गया ओपी के बराबर। अब जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में देखते हैं। जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में कोशिका झिल्ली और ज़्यादा सिकुड़ गई थी, जीवद्रव्य सिकुड़ गया था, तो ये टीपी का मान 0 से भी कम हो गया। 0 से कम होने का मतलब टीपी का मान हो गया ऋणात्मक, कि यहाँ पे दिख रहा है टीपी का मान ऋणात्मक। तो अपना सूत्र था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब इसका मान माइनस में और ये सूत्र में और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना। तो ये कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हो गई प्लस में वैल्यू हो गई, तो ये डीपीडी का मान हो गया उच्च धनात्मक, यानी हाईली पॉजिटिव आ जाएगा। और डीपीडी जितनी ज़्यादा है उसका मतलब उसमें पानी की उतनी कमी है, वो उतनी तेज़ी से पानी को अपनी तरफ सक्शन करेगी, खींचेगी। ठीक है, इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। कल और इस पर थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको ध्यान से पढ़िए, अति महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।